हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपके एनडीए के साइंस को कवर करेंगे, ठीक है। जिसमें हम पूरी की पूरा होल पार्ट लेके चलेंगे। इसमें ये बेसिकली नोट्स हैं पूरे के पूरे एनडीए के होल पार्ट के, तो आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इन नोट्स के भी। तो आज जो आपको अपने है देखा भी होगा कि हमें करना शुरू क्या करना है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस नाम के एक चैप्टर है। इसको शुरुआत हमें आज की इस वीडियो में करना है, ठीक है। देखो मैं थोड़ी सी इसकी ओपेक्सिटी बढ़ा देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर फिज़िकल चेंजेस क्या होते हैं। ये बेसिकली फ़िज़िकल चेंजेस जो होते हैं, जब भी कोई नया सब्सटेंस ना बने, ऐसे चेंजेस में, है ना, उसे हम फिज़िकल चेंज कहते हैं, जिसमें कोई भी केमिकल कंपोजिशन में खिलवाड़ ना हुआ होगा। मान लेते हैं फिज़िकल चेंजेस, जैसे कि आपने एक लकड़ी थी आपकी ये पूरी, है ना, आपने इस लकड़ी को तोड़ा, तो लकड़ी टूट तो गई मगर कोई नया सब्सटेंस ना बना। तो ये एक फ़िज़िकल चेंज है। ये रिवर्सिबल भी हो सकता है, मतलब इन्हें वापस से ठीक भी किया जा सकता है। अब टूटी हुई लकड़ी को कैसे, मान लो उसमें एडहेसिव ग्लू लगा दिया हमने, तो वो टूटी हुई लकड़ी वापस से जुड़ जाएगी। ऐसी चीज़ को हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। इसमें जो होता है केमिकल कंपोजिशन से कोई भी खिलवाड़ नहीं होता। और हम देखते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस बनता है और केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस की पूरी तरीके से बदल जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल लूँ, मैंने एक लकड़ी ली, लकड़ी को मैंने जलाया तो राख बन गई। क्या आप राख को वापस से लकड़ी में बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो ये इरिवर्सिबल भी है और केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो गई। तो ये देखो, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया है। फिज़िकल में आपको देखो, केमिकल वाला तो मैंने आपको बता दिया एग्जांपल। फिज़िकल वाला जैसे हमने नींबू है, उसे काटा, हमने स्लाइसिस में काटा, तो बाद में भी वो नींबू ही रहा, चेंज नहीं हुआ, कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं। अब देख लेते हैं ऑब्जर्वेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन की। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो फिर वो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस छोड़ेगी, हमें वो चीज़ों को देखना है। तो सबसे पहले स्टेट में चेंज हो सकता है। जैसे कि हमने मान लेते हैं अमोनिया जो गैस में था, उसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ करा दी, तो वो क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, नया सब्सटेंस जो कि सॉलिड में होगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, दोनों जो हमारे रिएक्टेंट थे वो तो थे हमारे गैस में। एक्चुअली में जो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, और जो नया फॉर्म्ड होता है सब्सटेंस वो प्रोडक्ट होता है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं जो हमारे, वो उनका जो स्टेट है वो गैस है, मगर जो प्रोडक्ट बना वो सॉलिड में बना, तो स्टेट में चेंज आ गया, है ना। कलर में भी चेंज आ सकता है, जैसे कि आयरन और कॉपर सल्फेट, जिसका कलर ब्लू होता है, याद रखना है। इसे जब हमने इनकी रिएक्शन कराई तो हमारा फेरस सल्फेट और कॉपर बाहर आ गया, मतलब बॉटम में जम जाएगा बी करके। फेरस सल्फेट ग्रीन होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेगा, कलर में चेंज हो रहा है कि यहाँ कॉपर सल्फेट पहले ब्लू था, बाद में ये फेरस सल्फेट बनकर ग्रीन हो गया। फिर गैस भी हो सकती है, गैस भी बन सकती है, जैसे कि जिंक की हमने HCl के साथ कराई तो जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस होगी क्या, ऊपर की तरफ पॉप आउट, ऊपर की तरफ आएगी। तो यहाँ पर गैस का भी इवोल्यूशन हुआ कि गैस भी आई आपकी, है ना, ऊपर की तरफ जब गैस का इमरजेंस भी हुआ। फिर टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड, सॉरी, जैसे हमारे कैल्शियम ऑक्साइड को हमने पानी के साथ मिलाया, जो आपका वो क्विक लाइम होता है, इसे क्विक लाइम भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं। इसे पानी के साथ रिएक्ट करा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, और प्लस में हीट जनरेट हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हो गया, चेंज हुआ टेम्परेचर। ट्रायंगल साइन हीट का होता है। टेम्परेचर चेंज होगा ना, ये गर्म हो जाता है, आपको पता होगी। चूना जिसे हम कहते हैं, चूने को जब हम पानी में डालते हैं तो गर्म नहीं हो जाता मटका, वही। या फिर पीपीटी प्रेसिपिटेट बन सकता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, है ना। प्रेसिपिटेट एक तरीके से कह सकते हैं हम कि कुछ नीचे जम जाता है, नीचे नीचे कोई अलग इस केमिकल सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, जो पीपीटी होता है हमारा। जैसे हमने सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया तो बेरियम सल्फेट और नमक बना, जहाँ पे बेरियम सल्फेट का एक वाइट पीपीटी है, वाइट कलर का। एक हमारा येलो कलर का पीपीटी भी आएगा आगे, वो हमें पढ़ना है। अब हम देखेंगे अपना बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो ये रिएक्शन होती है, बैलेंस्ड रिएक्शन है ये। बैलेंसिंग आई होप आपको आती होगी। तो कुछ नहीं करना, बस एटम्स जो हैं उनको हमें इक्वल नंबर में लाना है। जैसे कि पहले हम लिख लेंगे मेन स्केलेटल फॉर्म लिख लेंगे इक्वेशन की, जहाँ पर ये बैलेंस नहीं होगी। जैसे Mg + O2, ये MgO बना रहा है आपका।
तो यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब यहाँ पर 2 तो हो गए ऑक्सीजन और 2 ही मैग्नीशियम हो गए, मगर आगे तो एक ही मैग्नीशियम है, तो यहाँ 2 लगा दो। तो यहाँ 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ से रिएक्शन क्या हो गई हमारी, कंप्लीट हो गई, बैलेंस। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें मैग्नीशियम रिबन को रब कर देना है सैंड पेपर से। क्यों? क्योंकि कई बार ये जो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट हो जाता है और एटमॉस्फेयर की एयर से रिएक्ट होकर एक अपने ऊपर एक लेयर सी जमा लेता है, ताकि फर्दर रिएक्शन जो हो वो ना हो, अपने आप को मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। तो उस प्रोटेक्टिव लेयर को छुड़ाते हैं हम सैंड पेपर से। फिर बाद में हम क्या करते हैं, वाइट पाउडर ऑफ MgO इज फॉर्म। बाद में इसको क्या करते हैं हम, जो ये मैग्नीशियम रिबन है ना, तो इसको जलाते हैं। तो ये एक डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ, वाइट लाइट के साथ जो होती है जलती है और ऐश देती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अब यदि आप देखोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में मिलाओगे तो ये काफ़ी अच्छा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस बनाएगा, जो कि आपके एंटासिड दवाइयों में होते हैं। मतलब जो एसिड होते हैं ना, जिनको एसिड बनता है तो उनको दवाई देते हैं, डाइजीन की गोली हो गई है ना, उस तरीके से। अब बैलेंसिंग कैसे करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन की, ये हमारा सेपरेट टॉपिक है, उससे हम सीखेंगे। देखो इसमें मैं बस आपको बता सकता हूँ, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस सेशंस भी हम लाएंगे, पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर बाद में प्रैक्टिस सेशन भी आएंगे। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी सेम इन बोथ साइड। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का मतलब यही है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड है ना, उसमें नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हों। LHS रिएक्टेंट्स की होती है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं, ये आपको पता होगी, मैंने बता दी है। रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंस दैट रिएक्ट। रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं वो जो रिएक्ट होता है, और जो नए सब्सटेंस बनते हैं उस रिएक्शन से वो प्रोडक्ट होते हैं। फिजिकल स्टेट्स के बारे में बात करें तो एक G से हम रिप्रेजेंट करते हैं गैस को, जो हम लिखते हैं ना यहाँ पर, मान लो Mg, मैंने ये रिएक्शन लिखी, तो फिर यहाँ पर मान लो सॉलिड में है तो सॉलिड में, प्लस में O2 गैस में है हमारे पास तो गैस में है ना। तो दिस गिव्स अस MgO 2MgO, जो कि सॉलिड में पाया जाएगा। तो ये जो हम इस तरीके से नीचे लिखते हैं, ये स्टेट्स लिखते हैं एक करेक्ट इक्वेशन में, है ना। फिर क्या है हमारे पास, लिक्विड के लिए L लिख देते हैं, सॉलिड के लिए S लिख देते हैं। देखो लिक्विड का केस सिर्फ आपका वाटर का ही आएगा, और किसी का लिक्विड के केस में नहीं आता। या फिर कोई केमिकल है आपका, है ना, जैसे ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है तो लिक्विड हो जाएगा वो। अगर कोई कंपाउंड आ जाए, जैसे हमने मान लो पाउडर पानी में घोला, तो वहाँ पर एक्वस आ जाता है, डिजॉल्व इन वाटर, जब पानी में घुला हुआ हो कोई चीज़। जैसे HCl में अगर हम देखें तो HCl एक्वस मानते हैं हम। मतलब आपको यही ध्यान रखना है कि लिक्विड स्टेट आपको वहीं लिखनी है जहाँ पर, मतलब ये तो 10th के लिए, हमें तो NDA के लिए कर रहे हैं, मगर मैं बता रहा हूँ आपको 10th के लिए ध्यान रखने वाली बात नहीं है। तो खैर, तो रिएक्टेंट्स जो होते हैं, रिएक्शन जब चेंज करते हैं, तो रिएक्टेंट जब चेंज करते हैं रिएक्शन में, तो वो प्रोडक्ट्स में बन जाते हैं। जैसे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का यहाँ कॉन्सेप्ट है कि 2MgO + O2 2MgO बना रहा है। तो ये क्या होगा, ये पूरा रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। तो अब देखो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो हम यहाँ पर ये लगा रहे हैं ना, ये कोफिशिएंट्स होते हैं, ये सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं O2 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये रिएक्शन एरो शो करता है कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स में डिफरेंशिएट करने के लिए। और यहाँ पर जो हम ये लिखते हैं नीचे, ये स्टेट्स को, स्टेट्स के लिए हम बताते हैं कि स्टेट्स हैं ये हमारी। रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड इन अ केमिकल रिएक्शन टू मेक प्रोडक्ट। की रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो ही कंज्यूम होते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन में। देखो इसका मतलब तो होता है, ये जो एरो कई बार हम लगा देते हैं, इसका मतलब होता है यील्ड्स का मतलब कि ये हमें देता है इन दोनों रिएक्टेंट्स का जब रिएक्शन कराते हैं, तो फिर जो हमें मिलता है वो यील्ड, ये दोनों यील्ड कर जो मिलते हैं वो प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा, ये यील्ड का होता है। यदि मैं इसके ऊपर कुछ लिख दूँ, है ना, तो ये जो लिखा हुआ चीज़ होती है कैटलिस्ट होती है। ये कैटलिस्ट बेसिकली शो करते हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जो रिएक्शन को और फास्ट कर दें, रिएक्शन की रेट को और फास्ट कर दें। इनको हम चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे।
रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास। अब हमें कई बार होता है कि हमें बैलेंसिंग करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है, तो बैलेंसिंग करने की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये उसको फॉलो नहीं कर पा रहा ना फिर हमारी रिएक्टेंट की। हमने जब कॉफिशिएंट हमारा एक है कहीं पर और बाद में प्रोडक्ट में वो 2 दिखा रहा है, तो कैसे मास इंक्रीज या डिक्रीज़ हुआ। उसके लिए हमें यहाँ पर बैलेंसिंग करनी ज़रूरी होती है। फिर हम देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या टाइप होते हैं। ऑलमोस्ट वी हैव डन आवर चैप्टर। एक होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ क्विक लाइम को पानी के साथ कराया, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं या लाइम वाटर भी बोल देते हैं इसे, और हीट। इसका देखो फॉर्मेट क्या होता है कि अगर कोई कंपाउंड ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं तो वो एक नया कंपाउंड बनाएंगे ए बी नाम से, ठीक है, एक ही कंपाउंड बनाएंगे, ये याद रखना है। अब जब ये स्लेकलाइट फॉर्म होता है ना, तो इसमें हीट भी जो होती है आपकी इवॉल्व होती है, ये याद रखनी है आपको। अब देखो इसी के बीच में हमें 2 चीज़ें और पढ़नी पड़ेगी, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, बाहर की तरफ आती है। एंडोथर्मिक में क्या होती हैं, ये हीट को कंज्यूम करती हैं, हीट इन्हें देनी पड़ती है, ये हीट को कंज्यूम करती हैं। तो आपको पता है एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस होंगी ये कूलिंग इफेक्ट करेंगी क्योंकि हीट को अपनी तरफ खींच रही हैं ये, और एक्सोथर्मिक क्या होंगी, हॉट इफेक्ट क्रिएट करेंगी क्योंकि ये हीट को बाहर फेंक रही हैं। तो जो ये वाली हम देख रहे हैं ना कैल्शियम, ये स्लेग लाइन वाली जो हमने ऊपर ये वाली रिएक्शन देखी थी, ये पूरी वाली जो ये पूरी रिएक्शन देखी, ये एक्सोथर्मिक इन नेचर है। कुछ और एग्जांपल्स देख लें आते एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, तो जैसे नेचुरल गैस का बर्निंग होना, मतलब कुछ भी जिसका भी बर्निंग हो रहा है वो एक्सोथर्मिक ही है। रेस्पिरेशन जो हम कर रहे हैं वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि एक ही रिएक्टेंट साइड एक होता है, एक ही जो रिएक्टेंट होता है वो टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में बन जाता है अंडर ए स्पेसिफिक कंडीशंस, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास, यदि आप इसे गर्म करोगे, यदि इसे गर्म करोगे तो भी ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O 2 सब्सटेंस में ये टूट जाएगा। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें की पहचान यही है कि रिएक्टेंट इसमें हमेशा एक होगा, प्रोडक्ट कितने भी हो सकते हैं 2 या 3, मगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लगाई हुई होगी। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। एक्चुअली में ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है यही आपका चौक, जो आपकी चौक होती है स्कूल में, वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होती है। ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 तरीके के होते हैं, एक थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन और एक इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारी स्पेसिफिक कंडीशन हीट हो कि गर्म करने से वो सब्सटेंस टूट रहा है, वो थर्मल डीकम्पोजिशन हो गई। फोटोलिटिक में क्या होगा कि लाइट की वजह से टूटे कोई सब्सटेंस, अभी हम देखेंगे आगे एक सिल्वर की जो रिएक्शन है वो देखेंगे हम। इलेक्ट्रिसिटी वाली में हम क्या करते हैं, जब हम बिजली देते हैं सब्सटेंस को तोड़ने के लिए, तो ये तो पानी के लिए भी हम एप्लीकेबल है कि पानी में यदि हम बिजली मारें तो पानी का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। तो पानी का रिएक्शन इसमें बिजली के साथ वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल होया हमारा। तो एक्चुअली में ये क्या है, आपको क्या लग रही है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली यहाँ पर एंडोथर्मिक नेचर नहीं शो कर रही क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है अपने अंदर, है ना। तो ये ज़्यादातर एंडोथर्मिक नेचर की होती हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब। तो ये रिएक्शंस जो होती हैं एंडोथर्मिक नेचर में पाई जाती हैं। सबसे पहले थर्मल डीकम्पोजिशन की बात करें। थर्मल डीकम्पोजिशन का है, जैसे हमारे पास फेरस सल्फेट है, यदि हम इसे गर्म करें तो ये फेरस ऑक्साइड सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में हो जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये डेल्टा साइन होता है, ये मैंने हीट के लिए पहले ही रिप्रेजेंट कर देता है, हीट को रिप्रेजेंट करता है ये डेल्टा साइन। तो एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को हम कैसे समझ सकते हैं कि ये बेसिकली हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ये चीज़ें ये हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, ये बेसिकली हीट को रेडिएट करती हैं, अपने तरफ से बाहर निकालती हैं। ये
हम इस विजुअल्स से इन विजुअल्स से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले कुछ FeSO4 के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि ये ग्रीन कलर के होता है और ये इसकी हाइड्रेटेड फॉर्म में, ये पता है क्या होता है, इस पर 7 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, पानी की प्रेजेंस होती है जब इसमें। तो ये पूछा गया है, इंडिया में सवाल भी है कि एक हमें क्वेश्चन दिया था उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ ये पूछे थे ना, तो उसमें एक ऑप्शन ये था, तो ये इसका करेक्ट आंसर था। When heat is lost, water of crystals from anhydrous salt FeSO4 which further changes into reddish brown Fe2O3 and A on strong heating। जब हम इसको गर्म करते हैं ना FeSO4 को, तो क्या होता है कि जब हम इसे गर्म करते हैं तो फिर ये जो 7H2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये वेपर बनकर उड़ जाते हैं, तो फिर ये जो होता है रेडिश ब्राउन सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है Fe2O3 और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं। अब कुछ अनदर एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि लेड नाइट्रेट का हमारे पास एग्जांपल है। जब इसे हम गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड, जो कि एक येलो कलर का हमारा वो है, येलो कलर की गैस है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स जो कि पंजेंट इन नेचर होती है, मतलब दम घोटती है, प्लस O2, ये बनता है। ये भी इसी का एक एग्जांपल है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल है, जैसे 2AgCl को जब हम सनलाइट में की प्रेजेंस में रखते हैं तो ये 2Ag + Cl2, जहाँ पर ये ग्रे कलर का सब्सटेंस होता है Ag, और सिल्वर ग्रे में आ जाता है, और जो ये है हमारा वाइट कलर में आ जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, टूट जाता है ये AgCl, Ag और Cl2 में। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमीन जो है सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। ये दोनों ही रिएक्शंस जो होती हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ करी जाती थी तभी, पहले जो थे कैमरेज उनमें। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का मैंने बता दिया था कि पानी को इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में अगर हम करें तो पानी टूट जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। किस रेशियो में, ये भी पूछा जाता है 2:1 में, जहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे। यदि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इवॉल्व हो रहा होगा तो तब जाकर 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इवॉल्व हो रहा होगा। ये पूछा जा रहा है, इसलिए बता रहा था। यहाँ पर लिखा है वॉल्यूम ऑफ H2 गैस ऑब्टेन्ड इज डबल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। यहाँ पे वही रेशियो के बारे में बता रहे हैं। ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं ज़्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि ये क्या करती हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। अब हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें इन दिस रिएक्शन जिसमें ज़्यादा ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव वन, कि मान लो जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो इसका एक फॉर्मेट अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट होंगे, एक तो आपका एलिमेंट होगा, एक तो सिंगल आपका एलिमेंट होगा, और एक आपका कंपाउंड होगा जिसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट होंगे। बाद में जब ये रिएक्शन होगी तो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटाकर खुद उसकी जगह खुद उसका प्लेस ले लेगा। यही है बस इसमें। एक एग्जांपल है, जैसे कि आयरन जो है, आयरन वो डिस्प्लेस करता है कॉपर को कॉपर ऑक्साइड से। ये हमने पिछले में भी देखा कि जब हम आयरन को कॉपर ऑक्साइड में डालें, कॉपर सल्फेट में डालेंगे, सॉरी कॉपर ऑक्साइड, तो वो आयरन सल्फेट में धरे देगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा नीचे। ऐसे ही जिंक कॉपर सल्फेट में डालो, लेड को कॉपर क्लोराइड में डालो, तो ये अपनी जगह ले लेंगे और कॉपर को हटा देंगे। अब इस टाइप की रिएक्शंस को करने के लिए जनरली हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होनी ज़रूरी है ना, क्योंकि जब रिएक्टिविटी सीरीज़ होगी उसी से ही हमें पता लगेगा कि मोस्ट रिएक्टिव कौन है और लेस रिएक्टिव कौन है। तो हम यहाँ पर एक बेस बना के चलते हैं कि हाइड्रोजन हमारा बेस है, उससे ज़्यादा वालों को उतने टाइम्स ज़्यादा हैं वो, और उससे कम वालों को उतने टाइम्स कम है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन को हम बेस मानते हैं, जिसकी रिएक्टिविटी हम मान लेते हैं एक बार के 0 10th क्लास के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर देखो पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर हमारा सिल्वर, और फिर लास्ट में हमारा गोल्ड। इसकी ट्रिक्स भी हैं हमारे पास। कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों
और फिर ये मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये याद रख लेना। या फिर ये भी है, कौवे ने कहा मुगली अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे आओ। ये भी है, ट्रिक है इसको याद करने की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पर क्या होते हैं, दो कंपाउंड्स हैं वो अपने कैटायन एनायन का एक्सचेंज कर लेते हैं, एक दूसरे से बस रिप्लेस कर देते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस होता है जब कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं। और इन्हीं रिएक्शंस में जनरली पीपीटी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेशन बोल रहा हूँ, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन इन्हीं रिएक्शंस में होता है हमारे यहाँ। जैसे अगर हम देखें सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट करें तो ये बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। यहाँ पर बेरियम सल्फेट एक पीपीटी है वाइट कलर का। ऐसे ही लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन कराएं तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, जहाँ पर लेड आयोडाइड एक येलो कलर की पीपीटी फॉर्म होगी। अब लास्ट है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। मगर रेडॉक्स रिएक्शंस को पढ़ने से पहले हमें पहले यह पढ़ना ज़रूरी है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो देखो 11th में हम रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअल में 11th का चैप्टर है, तो 11th में यदि हम इसे कवर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मगर फिर भी एक शॉर्ट ओवरव्यू तो लेना ज़रूरी है इसका भी। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसी भी रिएक्शन में, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जैसे कॉपर जो है, ये कॉपर ऑक्साइड में हुआ तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। या फिर हम देखें कॉपर जो है वो रिएक्ट करा तो कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ करे, तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन में इसी का उल्टा होता है रिडक्शन, कि गेन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और इससे जो होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि नाइट्रोजन और 3H2 है, ये 2NH3 बन गया, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन रिड्यूस हो गया। कैसे, किसमें एडिशन हो गया हाइड्रोजन का। और हम देखें तो कॉपर में यदि हम 2 इलेक्ट्रॉनों को और ऐड कर दें, कॉपर 2+ है तो वो कॉपर बन जाएगा। तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हुआ है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इस समय गेन हुआ है तो रिडक्शन हो गया यहाँ पे। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें दोनों ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हों, ऐसी रिएक्शंस रेडॉक्स होती हैं। मतलब जनरली कभी भी ऑक्सीडेशन सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें ज़रूर रिडक्शन भी कहीं ना कहीं होगा। तो एक्चुअली में ये सब रेडॉक्स रिएक्शन ही होती हैं, सारी टाइप की रिएक्शंस। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की हमने कराई रिएक्शन, तो ये बन गया कॉपर ऑक्साइड, कॉपर में हो गया तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन पानी में बदल गया और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया हमारे पास, है ना। तो जो रिड्यूस होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो मैं फिर गलत बोल दिया मैंने, जो आपका ऑक्सीडाइज होता है वो उसका उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और जो आपका रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। सब्सटेंस दैट अंडरगो रिडक्शन, जो रिडक्शन में चला गया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और जो ऑक्सीडेशन में चला गया वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऐसे क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार हमें रिएक्शन में मान लो ऑक्सीजन हटानी है, तो वहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन को हटानी है तो वहाँ पर हम अगर रिड्यूसिंग एजेंट डाल लें तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाएगी, तो इसलिए इसका नाम रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कई बार हमें क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड करानी होती है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन दे देगा किसी को सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर देंगे रिएक्शन में, तो ये इसलिए इनका उल्टा नाम हो गया। अब हम देखेंगे अब हमारे लगभग ये 3 पेजेस रहे हैं, कोरोजन को देखना है अब हमें। कोरोजन क्या होता है, ये कन्वर्जन होता है मेटल जब जंग खा जाता है उसी को हम कोरोजन कहते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन, वाटर, मॉइस्चर है, इनसे जब ये रिएक्ट कर जाता है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन में जब जंग लग जाएगी तो देख लेते हैं, देखो पानी के कितने भी मॉलिक्यूल्स आयरन में ऐड हो जाएंगे तो वो रस्टी बनाएगी, XH2O। ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है, हाइड्रेटेड फॉर्म होती है ऑक्साइड।
अब हम देखेंगे टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर कई बार ब्लैक हो जाती है तो वो सल्फर्स के साथ रिएक्ट कर जाती है जो सिल्वर सल्फाइड बना देती है। कोरोजन ऑफ कॉपर, जब कोरोजन कॉपर पर लगता है तो फिर वो क्या बना देता है, एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस बना देता है जिसका जो ये केमिकल फॉर्मूला है वो ये है CuOH.CuCO3, जिसे हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी कहते हैं। कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, बस। इसका Ag2S है, ये तो और आसान है। ये Fe2O3 और XH2O रस्ट के लिए। आयरन की देखो रस्ट ऐसी होती है, सिल्वर में ऐसे ब्लैक कलर की रस्ट लग जाती है, कॉपर में इस टाइप की ग्रीन कलर की रस्ट लग जाती है। एग्जांपल्स हैं कोरोजन के। एक हमारा नोबल मेटल्स नाम से एक बाद में होता है, वो जो बेसिकली रिएक्ट नहीं करते, ये बेसिकली लास्ट में होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, है ना। ऐसे मेटल्स नोबल मेटल्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लें तो इसके एग्जांपल्स जैसे कि गोल्ड हो गया आपका, Ag हो जाएगा, है ना। ये सब इसी के एग्जांपल हैं। बेसिकली ये एप्लीकेशन हो जाएंगे रेडॉक्स रिएक्शंस के, कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया इनका। तो इसके कुछ एग्जांपल जैसे कि पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन और एलॉइंग करेंगे तो फिर जो हमारा कोरोसिव मेटल है उसको हम काफ़ी टाइम तक प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोशन से, है ना। देखो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि जिंक के ऊपर जिंक की एक पतली सी लेयर हम क्या चढ़ा देते हैं, आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं। ये अक्सर आपने साइकिल में देखा होगा कि जब साइकिल नई नई आती है तो उस पर एक चमकीली सी परत होती है, धीरे धीरे वो छुटने लगती है, वो गैल्वेनाइजेशन ही होती है। एलॉइंग क्या होता है कि बेसिकली और कोई मेटल उसमें ऐड कर दो तो वो क्या हो जाएगा, अलॉइंग हो जाएगा उसमें, है ना। तो ये था कोरोजन का टॉपिक। एक होता है, एक इसका और वो होता है एप्लीकेशन रेडॉक्स रिएक्शन का, वो होता है हमारा खाने का बुसना। मान लेते हैं कई बार खाना बुझ जाता है तो वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। उसके लिए हम प्रिवेंटिव नेचर्स क्या करते हैं कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड कर देते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं हम उसमें, है ना। जैसे लेज जो हमारी चिप्स होती है उसमें यदि हम क्या करें, हम उसको अगर हम प्रिवेंट करना है कि वो बुसे ना ज़्यादा टाइम तक रहे तो उसको फ्लश कर देते हैं। फ्लश मतलब भर देते हैं क्या, नाइट्रोजन की गैस। उससे क्या होगा कि वो काफ़ी दिनों तक रहेगा, उस पर ऑक्सीडेशन नहीं होगी, क्योंकि नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, है ना। तो यहाँ से ये केमिकल रिएक्शंस एंड हमारा केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर है ये पूरा होता है, और आप ये नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर आएंगे तो एसिड बेसिस भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।